ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी इज देयर, नॉट पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज देयर दैट ही माइट बी ए किलर हु एब्सकॉन्डेड आफ्टर किलिंग द पर्सन। वैसे इन इंडिया easiest crime to be committed is the murder। ये जो कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, हाइड एंड सीक करते हैं, ये सब बेकार की बात है। आप प्यार से जाइए भरे चौराहे पर, यहाँ साकेत कोर्ट के बाहर मार दीजिए आप आदमी को, और ये कह देना भाई जिसको गवाही देनी हो, जिसको वहीं जाना हो जहां ये मरा हुआ आदमी गया है, तो गवाही देने आ जाना, खत्म, करते रहो कितना ही तुम्हें। अब कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हों जिनमें एक सीसीटीवी आ गया है, ये सब चीजें आ गई हैं, और कितना ये वकील लोगों को वैसे प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये एक प्रोटेस्ट का विषय है, आप इसको जागरूकता अदरवाइज ही फैलाएं। ये डेली कहते हैं जी उसका क्या कराएंगे, नार्को टेस्ट कराएंगे, उसका लाई डिटेक्टर की मशीन पर बैठाएंगे, पॉलीग्राफी करवाएंगे। आर दे एडमिसिबल इन एविडेंस? आर दे एविडेंस एट ऑल? है ये जो रोज जम्मू से लेकर कश्मीर तक में जो आतंकवादी मार जाते हैं, जिनकी आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उनको बिठा लो नार्को टेस्ट पर, पॉलीग्राफ पर। तुम्हारा जो सोफिस्टिकेटेड नार्को टेस्ट हो वो करवा के देख लो, अगर बोल जाए कुछ भी तो। भाई जिसको बचपन से ही माइंड में धीरे 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 किया जाएगा, वो इतना हार्डेंड हो जाता है कि उससे कुछ हो नहीं है। और जरा सा आपको जुकाम खांसी हो जाए तो लाई डिटेक्टर टेस्ट खत्म हो जाता है। हालांकि मैं अंडर ट्रेनिंग खुद बैठा हूं लाई डिटेक्टर टेस्ट। उन्होंने क्या किया, एक पर्ची पे कहा कि आप अपनी वाइफ का नाम लिख दो, और पर्ची को सीक्रेटली उन्होंने एक थर्ड पर्सन के हाथ में पकड़ा दिया। अब वो जो अटेंडेंट थी, जो वहां की ऑपरेटर थी उसकी लाई डिटेक्टर टेस्ट की, she started showing some names of the females to me, asking me a question, is she your wife? तो मैंने ये कहा, एक का बड़ा खूबसूरत सा नाम था, मैंने उस पर कह दिया, मैंने कहा हाँ यही मेरी वाइफ है। और जब मेरी वाइफ का नाम आया, उस पर्ची पे से लिखा हुआ, जब मेरी वाइफ का नाम आया तो मैंने उसको डिनाई कर दिया कि ये नहीं है मेरी वाइफ। आई डिड इट डेलिबरेटली। तो वो अटेंडेंट बेचारी, जो अटेंडेंट सॉरी कह रहा हूँ, जो जूनियर साइंटिस्ट थी, वो बोली कि जैसा आप जिंदगी में झूठ मत बोलना। कहते क्यों? कि 4 सिम्टम से हम नापते हैं। लाई डिटेक्टर में क्या होता है, हार्ट बीट्स, ब्लड प्रेशर, आपका ये पसीना आना, स्वेटिंग, और एक चौथा और चीज होता है कि वो नर्व्स जो हैं वो में तनाव आ जाता है। चारों पर वो लगे हुए होते हैं मॉनिटर्स, उसको रिकॉर्ड करने वाले। वो कह रहा है जब आपने एक गलत औरत को अपनी बीवी बताया तो आपके सारे सोर्स जो है वो नेगेटिव चले गए, जो मेरी सोर्स इंफॉर्मेशन थी वो सारी नेगेटिव हो गई। और जब आपने असली वाली बीवी को नहीं बताया मेरी है, तो आप वो जो मेरे वो थे इंडिकेटर्स थे वो ब्लास्ट कर गए एकदम से, तो मैं समझ गई यही है आपकी वाइफ। तो आप जिंदगी में झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके सिम्टम ये हैं कि आप एक हल्के से सवाल को भी आप लिया जाएगा। तो अगर किसी को तगड़ा जुकाम खांसी है, छाती में कंजेशन है, तो ये टेस्ट नहीं चल सकता। लेकिन कितना एडवोकेसी को नुकसान हो रहा है। आप लोग ये छुपे हुए दुश्मन हैं, इनको क्यों नहीं पहचान पाते पता नहीं आप में। भाई ठीक है, फीस मिलनी चाहिए, ठीक है, मेरा मवक्किल आना चाहिए, ठीक है, सब बात कीजिए, लेकिन ये जो खुले दुश्मन है, ये जो खुला प्रचार हो रहा है उसके अंदर कि साहब इसका नार्को। अच्छा एक और बात, वो कौन वकील हैं जो ये आजकल केस साइंस में नार्को टेस्ट की परमिशन दी गई है, वो कौन वकील हैं जो नार्को टेस्ट अलाउड कर रहे हैं और किस प्रोविजन में अलाउड हो रहा है? मैं आई, आप लोग इतने बैठे, बता दे मुझे नार्को टेस्ट। मैंने माना हैंड राइटिंग ली जा सकती है, मैंने माना वॉइस सैंपल लिया जा सकता है, बिकॉज इट इज मेंशन इन द एविडेंस एक्ट और द सीआरपीसी। वेयर इज नार्को टेस्ट इज मेंशन? इसको कहते हैं, एक होती है जजशिप और एक होता है पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म और जजशिप में बहुत बारीक फर्क होता है, हेयरलाइन डिफरेंस। जब मैं पॉपुलिस्ट बनने लग जाता हूं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बैठे हुए देख, कल से पूछना वो जो वकील साहब पेश हुए हों
जो कि उनका नार्को टेस्ट लिया जाएगा जहां भी है कोर्ट में, रोहिणी पूछना कि भाई तूने किस प्रोविजन में ये नार्को टेस्ट हो जाने दिया, हैव यू प्रोटेस्टेड? रिकॉर्ड करवाया कि देयर इज नो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कि इसका नार्को टेस्ट अलाउड होगा। ये चीजें चल रही हैं, लेकिन you as an advocate are not, हाँ बता। सर ड्राइंग फ्रॉम द लास्ट टाइम सेशन सर, जब हमने एविडेंस डिस्कस किया तो आपने को मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब है कि और चीजें आ सकती हैं, हाँ। तो क्या हम उस तरीके से नहीं कह सकते कि उस डेफिनेशन में हम नार्को टेस्ट को इसलिए इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि वो मीन्स एंड इंक्लूड है? ठीक है, एग्जैक्टली, ही रेज्ड अ गुड क्वेश्चन। यहां एक बात रह गई, इसीलिए शर्मा जी मैं कह रहा था आपसे कि जो सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन, आपने मुंह मियां मिट्टू नहीं बन रहा, लेकिन मेरे अंदर का जो लॉयर है वो ये कहता है कि पूरी बात मैं बता के चलता। मीन्स एंड इंक्लूड्स की इंटरप्रिटेशन मैंने बनाई कि दिस डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज इंक्लूसिव, एंड अंडर दैट inclusiveness you raised a good question that the narco tax is also included, right? यहां एक और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसलिए मैंने कहा है मैक्सवेल की किताब को जनरली जो नई 5 साल और 10 साल से कम के लॉयर हैं वो मैक्सवेल को पढ़ें पूरा बैठ करके आराम से, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करनी हो चाहे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट की इंटरप्रिटेशन करनी हो, इट विल हेल्प यू दैट। एक रूल होता है एज जुस्डेम जेनरेस, लिख लीजिए EJUS, EJUS, जेनेरिस, JGENERIS, जेनेरिस वर्ड जीन्स से निकला है, राइट? और एस जुडेम का मतलब है सिमिलैरिटी, थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड, थिंग्स ऑफ सिमिलर स्पेसी, थिंग्स ऑफ सिमिलर जीन्स, राइट? आप ध्यान से सुनिएगा मुझे। घोड़ा, गधा, बकरी, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, खच्चर, इनमें से किसी को ऑड आउट कर सकते हैं आप? हैं? कुत्ते को कौन बोल रहे हैं? सज्जन हाथ खड़ा करें। अरे इसमें डरने की क्या बात है यार, वी आर लॉयर से एक पक्ष गलत होता है। हाँ, कैसे कहा आपने? व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेइंग कि ये सेम जीन्स का नहीं है, सिमिलर काइंड? सर, डॉग बार्क्स, others don't. हैं? Sir, according to the height, weight and the भैया मैम ना, मैंने चलो मैम ना इंक्लूड कर दिया, शीप इंक्लूड कर दिया, कुत्ते जो जर्मन शेफर्ड मेरे पास है वो बकरी के बराबर बड़ा है। they are not herbivores. हैं? यस, ये एक डिफरेंस हो सकता है कि हर्बीवोरस बाकी हैं, ठीक है, लेकिन मैं मैक्सिमम मेरे वकीलों के पास, दोस्तों के पास जो कुत्ते हैं वो उसका पनीर और उसका खीरे का सलाद खाते हैं। एक आध वैरायटी का कुत्ता है जो कार्निवोरस होता है, पिटबुल हुआ, जर्मन शेफर्ड हुआ, ये वैरायटी के हैं जो कार्निवोरस होते हैं। उसमें भी हमारा वाला जब परोठे देसी घी में सिक सकते हैं तो वो रसोई के बाहर बैठ जाता है जाकर। Sir, put them in auction, they will definitely. हैं? Put them in auctions, they will have both varieties. हाँ, तो देखिए ध्यान से, जब भी हमें कहें कि पेड़ बड़ा खूबसूरत है, पेड़ बड़ा हरा हरा है, किसी का कहीं ध्यान जाता है कोर पर? पेड़ की खूबसूरती मेरा ख्याल, अगर मैं कोर पर अपनी नजर ले जाऊं, इसीलिए कह रहा था ये ठंड में पड़ने का विषय नहीं है। अरे बीज था खूबसूरत तो पेड़ बना, बीज पे नजर ले जाइए। जब एस्जुडेम जेनेरिस के रूल को करेंगे और जब कहेंगे थिंग्स ऑफ द सेम जीन्स, तो मूल पे नजर ले जाइए। देखिए, कुत्ते को छोड़ के बाकी जानवर हूफ्स एनिमल्स हैं, उनके खुर होते हैं, कुत्ते के खुर नहीं होते। आर यू गेटिंग? किसी की निगाह यहां नहीं गई जी कि ये सबके सब टेम एनिमल्स हैं। मान लीजिए मैं इसमें डियर ला देता, हिरन, डियर, तो आप कहते डियर,
क्योंकि रिमेनिंग आर टेम एनिमल्स, जिनको पालतू बनाया जा सकता। अरे हिरन तो सबसे ज्यादा पालतू रहे, जब तक ये वाइल्ड लाइफ एक्ट नहीं आ गया था लोग खूब पालते थे हिरन। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ आजकल हमने वो रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए हैं, उनके आसपास लोग हिरन खूब पालते थे। तो ऑल आर हूव्स एनिमल्स एक्सेप्ट द डॉग, करेक्ट, थिंग्स ऑफ सिमिलर काइंड। तो मीन्स एंड इंक्लूड्स के बाद उन्होंने लिखा डॉक्यूमेंट एंड ओरल, राइट। तो क्या ये नार्को टेस्ट ना तो अब डॉक्यूमेंट है ये, ना ओरल है, इट इज ए केमिकल प्रोसेस, राइट। क्या वो एडजुडेंट जेनरिस के रूल में आ जाएगा, ऑफ द सेम जीन्स? ठीक है। तो कितनी बातें मिल गई यहां। मैक्सवेल ने समझाया है इस बात को कि एडजुडेंट जेनरिस को समझ के रखिए। फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को लीजिए कि ये जितने भी जानवर मैंने हूफ्स वाले बोले, पालतू जानवरों पर एक म्युनिसिपैलिटी ने कहा कि अगर आप उनको शहर के अंदर रखोगे तो हम इन पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, मैंने खच्चर बोल दिया, मान लीजिए म्यूल को निकाल दीजिए। अब एक आदमी ने खच्चर पाल लिया, म्यूल, राइट, म्युनिसिपैलिटी ने उस पर भी टैक्स लगा दिया। तो म्युनिसिपैलिटी की दलील थी कि म्यूल ऑल्दो नॉट इंक्लूडेड इन द शेड्यूल बट reading Esjutem generis, it is of the same genes because it is also a hoofs animal. है? ये बात आ गई अभी भी, लेकिन योर क्वेश्चन इज स्टैंडिंग। लेकिन एक बात है भाई, जो चीज एविडेंस, मान लीजिए एविडेंस में इंक्लूड कर दिया गया, एडमिसिबल है कि नहीं है? मान लीजिए मैंने मान लिया आपका कि मीन्स एंड इंक्लूड्स है, उस थ्योरी पर चल करके ये पीस ऑफ एविडेंस कर दीजिए। 100 बातें और ऐसी हैं, इसको आप कर दीजिए, इसको इंक्लूड कर दीजिए। बट द क्वेश्चन इज वेदर इट इज एडमिसिबल। एडमिसिबल तो कहाँ? अब आइए तीसरी बात पर। पूरे हिंदुस्तान में जितना भी कानून है वो कहाँ से निकला? फ्रॉम वेयर इट हैज जनरेटेड, फ्रॉम वेयर इट हैज इमिनेटेड, फ्रॉम वेयर इट हैज अरिजन आउट। बताइए। कॉलोनियल गवर्नमेंट। ये तो आप हिस्ट्री दे रहे हो मुझे। इवन इन कॉलोनियल लॉ ये कानून निकला कहां से? वेयर इज द फाउंटेन सोर्स? हैं? जोर से बोलिए, उसमें हिचका मत करो ऐसे। कभी कभी क्या होता है, हमें गलत बोलने से भी हमारे को सीखने को मिलता है। कैसे? गलत बोलने पे यहाँ कोई इम्तिहान तो हो नहीं रहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वो पॉलिटिकल थ्योरीज है, वो रख जाइए। वो है हाउ लॉ केम इनटू इफेक्ट। यहाँ कहता हूँ फ्रॉम वेयर द लॉ इमिनेटेड। कस्टम एंड कस्टम तो अपने आप में भी उसकी लॉ होने पर डाउटफुल है, तो कस्टम में कहाँ से निकलेगा? कस्टम का तो सबसे, कस्टम इज ए सोर्स ऑफ लॉ। लेकिन जब वो लॉ बन जाती है कस्टम, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? किसने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया? हु गेव ऑथेंटिसिटी टू द कस्टम? जी सर, by the voice of the people. वॉक्स पॉपुली, और उसका जो प्रिंसिपल ये रूसो को आप दे रहे हैं, वॉक्स पॉपुली में वॉइस ऑफ द पीपल जो है ये सबसे भ्रामक शब्द है। इसलिए एरिस्टोटल ने कहा ब्लडी दिस डेमोक्रेसी इज द मोस्ट डिजेनरेटेड एंड करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एरिस्टोटल के वर्ड है, मेरे नहीं। पता ही नहीं चलता पीपल्स वॉइस क्या है। संस्कृत में आचार्यों ने लिखा नीतियों के अंदर, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर खोपड़ी के अंदर अलग अकल है, अलग राय है, हैं? और हमारे जिसने हमारा राष्ट्रगीत लिखा, सारे जहां से अच्छा, हु रोट इट? हाँ, कौन है? फिर अपने मुंह में बोल लेते हैं, फिर मुझे वो करना पड़ता है। बोलिए, अगर आप डेफिनेट हैं तो बोलिए, किसने लिखा ये? हाँ, तो सारे जानते हैं लामा इकबाल। हाँ, मोहम्मद इकबाल ने लिखा। तो व्हाई आर यू नॉट रेजिंग योर हैंड? हु टोल्ड इट? शर्म आती है इस बात के लिए। जब बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं,
एज स्टूडेंट बैठे हैं, माई सेल्फ इज ऑल्सो स्टूडेंट। उसको स्पष्ट बोलिए ताकि समय बचे। When मोहम्मद इकबाल wrote this our national song, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, लेकिन वो पार्टीशन के समय पर पाकिस्तान चले गए। He opted for Pakistan and he was the person who raised the voice for creation of Muslim League and he was in favor of creation of Pakistan also. But he was a great philosopher, no doubt about it. How he defined the democracy? लिखता है कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी उर्दू में क्या कहलाती है? जमहूरियत। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें जनता को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। हेड्स आर काउंटेड, नॉट वेड। और कहां यूरोप का, आप उनको देख लीजिए। जेम्स स्टुअर्ट मिल, द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ द लिबर्टी, वो कहता है इवन ए सिंगल मैन इज जस्टिफाइड इफ हिज वॉइस इज क्वाइट गुड, इफ हिज वॉइस इज इन द फेवर ऑफ द जनरल पब्लिक, then a single man may be justified, however the whole society may be opposing him. हैं? फिर यूटिलिटेरियन थ्योरी आई लॉ की, वो क्या कहती है? मैक्सिमम गुड और मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर। सवाल है मेरा, एक आदमी ब्रिज पे जा रहा था और मैं नदी के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा यार ये ब्रिज आगे से टूटा हुआ है, ये नदी में गिर जाएगा। आई फोर्सेबली स्टॉप्ड हिम। उसने मुझे ही पीटना शुरू कर दिया कि तू होता कौन है मेरी लिबर्टी पे रोक लगाने वाला, मैं तो जाऊंगा। तो उसका नदी में गिर के मर जाना, मर जाने से उसको रोकना, ये उसका स्वतंत्र होना ज्यादा था या उसका नदी की तरफ बढ़ना स्वतंत्र होना ज्यादा था? बोलिए क्या ख्याल है आपका? मैक्सिमम गुड और मैक्सिमम नंबर। सर इसको इंडियन कंटेक्स्ट में बताना है या फिर इस थ्योरी के कंटेक्स्ट में बताना है? किसी भी कंटेक्स्ट में बताइए आप। देखिए जब भी हम सवाल करते हैं, आफ्टर ऑल व्हाट इज लॉ? कॉमन सेंस कोडिफाइड इज लॉ। कॉमन सेंस को जब हमने कोडिफाइड, बट कॉमन सेंस इज ए सेंस व्हिच इज नॉट कॉमन टू ऑल, विद ड्यू रिस्पेक्ट, राइट? कॉमन सेंस कोडिफाइड इज लॉ। तो देखिए ये सारा लॉ जो इस समय में हम एक्ट, ये जितने भी एक्ट हम पढ़ते हैं, जितना भी लॉ हम पढ़ते हैं, ये आर्टिकल 21 के 3 शब्दों में से निकला। क्या कहता है आर्टिकल 21? एक लाइन का है, ये रट के रखा करो आप लोग। नोबडीज लाइफ एंड लिबर्टी शैल बी टेकन एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, चार वर्ड्स के। इन 3 प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इन 4 शब्दों में से पूरा वो लिखा है। तो नार्को टेस्ट का भैया कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड होना चाहिए ना। तो आप ले लीजिए मेरी लाइफ लिबर्टी, करा लीजिए मेरा टेस्ट। और अमेरिका में इसके खिलाफ क्या डॉक्ट्रिन है? नोबडीज लाइफ एंड लिबर्टी शैल बी टेकन विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वहां क्या वर्ड्स है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो क्या मतलब है अमेरिकन अब सुप्रीम कोर्ट में और हमारे, जब भी तो कहते हैं अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। Why? Because they have got due process of law. What do you mean by due process of law? Due process of law means that American Supreme Court not only can reject a particular piece of legislation passed by the Congress, वहाँ पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? Passed by the Congress, but it can also direct the Congress to pass this law in this manner. हमारे यहाँ अल्ट्रा वायरस द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक डाउन, बस फुल स्टॉप। Indian Supreme Court cannot go behind it, strictly speaking as per constitution norms. जबकि हमारे उसमें कहने लगे कि भाई ये जो फांसी की मौत की हम सजा देते हैं, तो ये फांसी से ज्यादा दर्द होगा या इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठा दे तो उससे ज्यादा दर्द होगा? बताओ यार तुम क्या डिस्कस कर रहे हो? मौत में होने वाले, हाँ बताएं। वो आप जो है नारकोटिक्स के खिलाफ एक आर्गुमेंट किया है, मैं अभी कहीं और ले जा रहा हूँ, आएंगे 22 पे भी आ जाएंगे, ठीक है?
ये एक जानते हैं सबसे बड़ी खूबी भी है और सबसे बड़ा दुख भी है एविडेंस एक्ट का। एविडेंस एक्ट को आप समझ ही नहीं सकते और पढ़ ही नहीं सकते जब तक कि आप इसका एप्लीकेशन डिफरेंट एक्ट के तहत ना देखें, अदरवाइज यूजलेस है। थ्योरेटिकली आप समझ के चले जाओगे। दैट्स व्हाई मैं सेक्शंस को कम पढ़ रहा हूं, लॉ को कम पढ़ रहा हूं। वी आर डिस्कसिंग इन प्रैक्टिकल टर्म्स। उनका आया आर्टिकल 21, इट मींस हिज माइंड इज रिवॉल्विंग around a question as to whether narcotic test is a legal test, whether it can be allowed by the courts of law, or if allowed by the courts of law, will it be admissible in evidence? Certainly not. कल तक भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नार्कोटिक टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट ये एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी कोई फुल प्रूफनेस नहीं है, ये कहा उन्होंने। क्लियर? तो इसलिए जब तक प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ ना हो तब तक आप कोई भी चीज मेरे ऊपर थोप नहीं सकते एज सिटीजन, एज सिंपल ए मैन। ठीक, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स में सबने पढ़ा होगा, लेकिन आप में से कितने लोगों ने ध्यान किया कि बहुत से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो खाली सिटीजन के लिए हैं? कौन कौन से हैं? और बहुत से फंडामेंटल राइट्स सबके लिए हैं, पर्सन के लिए। वहां वर्ड पर्सन है। कौन सा राइट है फंडामेंटल राइट जो खाली सिटीजन के लिए है? आर्टिकल 19 है। 15 कौन सा? 15 में क्या लिखा है यार, ये तो बताया करो मुझे, भूल जाता हूं मैं, कभी बुढ़ापे में थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। 15 बताओ ना क्या है, टाइटल ही बोल दिया करो, टॉपिक वो जो उसका वो होता है हेड नोट बोल दिया करो ना। वैसे देखा जाए तो 15 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। 15 is an exception to Article 14 of the Constitution. Am I right or not? Right, sir. 15, 16, 17, 18, 17, 18 तक this abolition of title etc. ये उसमें आ जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन बोल रहे हो आप। आर्टिकल 15 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो कहने का मतलब है बहुत से उसमें है। इसके बाद सारे फंडामेंटल राइट इक्वल फुटिंग पर नहीं है। सम आर हैविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। देयर इज ए फंडामेंटल राइट व्हिच हैज टू गिव वे टू अनदर फंडामेंटल राइट व्हिच इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रीवियस वन। यह भी ध्यान से समझ के चलो। पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन को इस एंगल से? बोलो किसी ने पहले से पढ़ा? तो यहां बात डेविएट हो जाती है। लेट अस कम बैक टू आवर सिलेबस, राइट? तो एब्सकॉन्डिंग ऑफ एक्यूज्ड का बता दिया। ए पर्सन मे बी इनोसेंट हु माइट आउट ऑफ sheer fear might have run away after looking at a murder which is taking place in a daylight, and an accused may be absconding. So you have to very vigilant in considering this circumstantial evidence of absconding from the spot of the incident by a person, in accepting it for drawing your conclusion, drawing your inference of a judge, by a judge or by a lawyer, right? Then false defense police का कल मैंने बताया था। This is also an additional circumstance. If the accused is taking false defenses, one after the other defenses, right? Remember, there is a difference between alternative defense and the false defense. False defense, which he could not establish at all. An alternative defense, either this or that, where the accused can establish both. कल जब मैंने बताया था किस केस में, in a charge against the for the offense of criminal trespass, an accused may say that either when he trespassed into the property of the other person, because I was a tenant, I have the right under the agreement of tenancy, or he may say that I am a licensee. Licensee, section 52 of the Easement Act. आ गए ना मित्र एक्ट, ये एविडेंस एक्ट में चल रहा है ये सब कुछ। अब 52 ईजमेंट एक्ट ही नहीं पढ़ा, तो 52 Easement Act defines what is a license. License is a permission granted to remain on the premises of another person. For example, दिल्ली में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसका क्या है? ये जो गवर्नमेंट रेजिडेंसीज होते हैं, ये टेनेंसी पे नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट को टेनेंट नहीं होता, इसमें क्या होता है? वो
licensee. Remember it. Government can throw a government servant at any time from their residential property. A government servant has got no fundamental right to remain in the official residence allotted to him. He may live at the pleasure of the government. Correct? तो false defenses अगर कोई आदमी ले रहा है तो वो एक एडिशनल सर्कमस्टांस हो सकता है टुवर्ड्स सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. तो ये हमने कुछ एविडेंसेस के सर्कमस्टांशियल तरीके देखे. अब हम पर्टिकुलर सीआरपीसी, पर्टिकुलर आईपीसी के रेफरेंस में जो चीजें दी गई हैं जिससे कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस निकलता है, उसको हम देखेंगे कि उसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ क्रिमिनल लॉ comes into motion. If I am a victim of a circumstance, how I can move the criminal law into motion to help me as a victim? Anyone? Sir, by filing FIR. FIR. Correct? So we have to see that what is the evidentiary value of the FIR. ठीक है, इस पे हम चलेंगे. इसीलिए मैंने कहा था डेफिनेशनल क्लॉज जितने समझ लिया, समझ लीजिए एविडेंस उसके दिमाग में एडिफिशियली नींव के पत्थर की तरह क्लियर हो जाएगा. बिल्डिंग आगे आगे हम बनाते रहेंगे बाकी के सेक्शंस की. ठीक है कि नहीं, जैसा भी आएगा. तो व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द एफआईआर? ये सब किस में चल रहा है? डेफिनेशन ऑफ एविडेंस में चल रहा है. करेक्ट? तो इसको लिख लीजिए. FIR is not a substantive piece of evidence. And it can be used, it is only corroborative in nature. Corroborative, not substantive, corroborative. इशारे से लिख लो. It is not a substantive piece of evidence. It can be used only to corroborate or contradict the maker of the statement and also to judge the trustworthiness of the prosecution story. जैसे 161 के बयान का हम यूज 162 के हिसाब से कहा करते हैं टू कंट्राडिक्ट द विटनेस, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है 161 के बयान को अपनी सपोर्ट में नहीं ला सकता, एग्जिबिट नहीं करा सकता. 161 स्टेटमेंट नॉट साइन बाय ए पर्सन. इफ साइन बाय ए पर्सन, क्या कॉन्सिक्वेंस है? हिट बाय 162 सीआरपीसी. ऐसे बोलना सीखिए कटाकर. इसीलिए मैं कहता हूं बार बार बेयर एक्ट्स को पढ़िए. 161 स्टेटमेंट इफ साइंड बाय और एनी स्टेटमेंट साइंड बाय द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट, it is hit by 162 CRPC. You cannot use it. You cannot force him to sign the statement. So that 161 statement can be used only to contradict, while that witness is in the witness box for your cross examination. Right? तभी तो रोज आप कहते हो कि जो आज तुमने अदालत को बताया कि वहां रामलाल नाम का धोबी भी बैठा हुआ था जब ये कत्ल हुआ, तो ये रामलाल नाम के धोबी की बात आपने पुलिस को बता दी थी क्या? उसके वो दो जवाब दे सकता है. क्या जवाब है? दो. और तीसरा भी है, याद नहीं. समझदार जो है क्या जवाब देता है? याद नहीं साहब. चौथा एक और जवाब है, अरे पुलिस ने पूछा ही नहीं था मुझसे. हैं? और पांचवा और होता है हरियाणा की तरफ का और यूपी की तरफ का गंवार आदमी कहता क्यों मेरा जीजा लग रहा था रामलाल के बचपन हैं. ये 5-6 जवाब आते हैं. राइट? और सातवें और होते हैं जब आपने पूछा कि ये रामलाल का नाम पुलिस को बता दिया था, कहता कौन रामलाल? अबे अभी तो तू बोला एग्जामिनेशन चीफ में कि वो तो सरकारी वकील साहब ने बताया था. सातवीं और कैटेगरी होती है. ठीक है. मुझे याद है, रिमेंबर ऑफ ए केस एज ए प्रोसिक्यूटर, रिमेंबर एडवोकेट को बिल्कुल बल्ब की तरह जलना चाहिए, ट्यूबलाइट की तरह भी नहीं. कहां से निकला कानून?
Comments and अभी कहा था आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, भूल जाते हैं जरा सी देर के अंदर। सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, मेरे साथ बैठ करके पढ़ना है, बल्ब की तरह से जलिए, ट्यूबलाइट भी देर लेती है जलने में। तो आइयो अपना बैग लेके मौके पे चला जाएगा, भाई तेरे पिताजी ने दे रखा बैग, कौन होता तू बैग मौके पे लेके जाने वाला? नो, देयर मस्ट बी ए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ व्हिच ऑथराइजेज यू एंड व्हिच डायरेक्ट्स यू टू टेक ए बैग। गर्म पानी मंगवा दो सर जी अगर बुरा ना मानो। टू टेक द बैग, आइयो बैक टू द स्पॉट। ये बैग का जिक्र जो है पंजाब पुलिस रूल्स करती है, क्या समझे? बड़ी छोटी छोटी बातें। सुई होंगी, कितने प्रकार की सुई होंगी, धागा होगा, कितने प्रकार का धागा होगा, लाख अगर उसके अंदर होगा तो लाख कौन सा लाख होगा, कौन सा वो पाउडर होगा जिससे कि वो डाई बना करके फिंगरप्रिंट्स को या अदरवाइज प्रिंट्स को उठाएगा। गिलास के ऊपर से उठाएगा तो कौन सा पाउडर यूज करेगा, लकड़ी के ऊपर से अगर उठाएगा तो कौन सा पाउडर यूज करेगा, ये सब चीजें वहां लिखी हुई हैं अगर एडवोकेट बनना है तो। ये जो मैं बोल रहा हूं 5-7 मिनट के लिए बीच में मैं डेविएट इसलिए करता हूं कि जरूरी नहीं है चीजें एग्जाम में आएंगी, लेकिन यही चीजें आपको फर्क कर देंगी एक आम एडवोकेट। फिर कहते हैं जी वो बड़े वकील को वो जो है सोने की चेन पहन के चलता है जी, बड़ी गाड़ी में चलता है जी, उसको इतने पैसे मिलते हैं, हमें कोई 100 रुपए नहीं दे रहा, फिर ये कहते हो। वही 4 वकील हैं हर लोअर कोर्ट के अंदर जिनके पास टोटल केस का फ्लो जा रहा है। क्यों? वो इसलिए ना मेरी बात को पता चला वो 4 केस में बढ़िया तैयारी करके बोल रहा है इस समय पर, जो सुनने वाली तैयारियां। बहुत से एडवोकेट्स के मैं नाम लेता हूं जिनको सुनना ऐसा है जैसे कोई म्यूजिकल फ्लो, म्यूजिकल शो चल रहा हो, इतना बढ़िया बोलते हैं अदालत के अंदर। तो वो पागल है क्या? एक दिन की मेहनत है क्या उनकी? लिहाजा फिर जज पंजाब पुलिस रूल पढ़ो भैया कि वो आईओ बैग होता क्या है। फिर आपकी ये जो नॉलेज है विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो हमारी नई पीढ़ी है वो कुएं का मेंढक बन चुकी है। कुएं का मेंढक का क्या मतलब होता है? वो दुनिया को वहीं तक समझता है जहां तक कुआं होता है। हम दिल्ली में रह करके हम दिल्ली को सारा संसार समझने लगे हैं। पता है आपको आज भी यूपी के अंदर जब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं तो बैलगाड़ी में लद के जाती है, 3 दिन में पहुंचती है, वहां कीड़े पड़ चुके होते हैं, उसमें डिकम्पोजिंग शुरू हो जाता है, रिजल्ट ही नहीं आने पाता। आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर विलेज चौकीदार FIR लिखाने जाता है, वो 2 दिन में पहुंचता है नीचे उतर करके पहाड़ पर से। लॉ को एक रूप से देखना सीखो, एज ए होल देखना सीखो। ये तुम्हारी खास दिल्ली के लिए नहीं बना है लॉ। इसका प्रूफ बताऊं, 100 से उसने कहा अरेस्ट के 24 घंटे में क्या करोगे? मजिस्ट्रेट के पास पेश करोगे, मुलजिम को मजिस्ट्रेट के पास पेश करोगे, एक्सेप्ट आगे आप मत बोलो सर जी, आप यू आर नॉट कंटेंटर, नया को बोलने दो, कोई पढ़ता नहीं फिर कहते हैं जी के एक्सेप्ट अगर वो दूसरे स्टेट का है, एक्सेप्ट फिर दूसरे स्टेट। भैया लैंग्वेज बोर्ड एक्सेप्ट टाइम टेकन इन द जर्नी, दूसरे स्टेट का क्या चौथे स्टेट का नहीं हो सकता? महाराष्ट्र वाला नहीं हो सकता, उसके बीच में तो 4 स्टेट आम है भाई। दूसरे स्टेट का नहीं है, एक्सेप्ट द टाइम टेकन इन जर्नी। क्यों लिखने की जरूरत पड़ी CRPC में? हमारे दिल्ली के अंदर हमने क्या है, जस्टिस एट द डोर स्टेप्स ऑफ द पर्सन, रोहिणी कोर्ट बना दिया, तीसियारी बन गया, शादरा करकाडुमा बन गया, साकेत बन गया, सबके घर पे पहुंचा दिया हमने न्याय को। 15 मिनट में आ जाता, 20 मिनट आधा घंटा। वाई लेजिस्लेचर हैज यूज्ड टाइम टेकिंग इन जर्नी? भैया ऐसे ऐसे गांव देहात है जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचने के लिए 1.5 दिन का सफर करते हैं लोग, कहीं पैदल से, कहीं साइकिल से, कहीं टेम्पो में, कहीं तांगे में, कहीं उसके अंदर। कानून उनके लिए भी है, आप ही लोगों के लिए नहीं है। और ये क्यों कह रहा हूं आप अभी बता देता हूं मैं। भैंस चोरी हो गई, भैंस देखी है? किस किस ने देखी है भैंस? मेरे ख्याल सभी ने देखी होगी हैं? नहीं तो लेट मी कॉल इट बफेलो। कभी कभी कहते हैं बफेलो, तो बोला ही नहीं जी आपने। हमें नहीं पता भैंस क्या होती है। वाकई बच्चे अंग्रेजी बोलने लगे हैं। तो भैंस चोरी हो गई, बरामद हुई, कैसे पहचान होगी उनकी? आदमी की तो फिर भी है,
जैसे अखिलेश यादव जी की नाक जो है तोते की तरह निकली हुई है, हम दूर से पहचान लेते हैं अखिलेश। और कार्टून वाला वो कार्टून को नाक में ही दिखाता है। सरदार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पहले वाले, क्या नाम, मनमोहन सिंह जी की, वो पगड़ी ऊपर को करके दिखाता, पता चलता था मनमोहन जी से इंडिकेशन कर रहा। कार्टूनिस्ट वो लाइन ही वो बनाता है जो आपके चेहरे पे लिखी होती है। कभी स्केच बनवाया आपने, कभी कनॉट प्लेस में जो आजकल छतों पे रेस्टोरेंट खुल गए, वहाँ स्केच बनाने वाले बैठे रहते हैं, कभी बनवा के देखना और उसको देखना स्केच को, तब पता चलेगा कि अपनी जो खूबसूरत, आईना तो साला झूठी बोलता है, बड़ा खूबसूरत दिखाता है, तब पता चलेगा स्केच बनवाने के तुम्हारी शक्ल कैसी है, चमड़ गुद्दू की थी, क्या बनाया तुमने। बहुत से तो लेने से मना कर देते, ये मैं हुई नहीं। आप समझ गए क्या? हाँ, तो भैंस तो फिर भी प्रकृति में एक जैसे, सिवाय हिसार वाली भैंस के सींग नीचे को होते हैं, और इधर मुजफ्फरनगर और इधर की तरफ चले जाओ तो भैंस के सींग गोल होते हैं, और कुछ जगह की भैंस के सींग जो है इस तरह के होते हैं। सींगों के फर्क को छोड़ करके वो है, चोर ने क्या करा, सींग ही काट दिए। एक दिन जा रहा था हिमाचल में, मैंने उस ड्राइवर से ये पूछा, वो हिमाचली था, मैंने कहा ये जितनी गाय छोटे कद की होती हैं, ये जितनी गाय ऊपर जा रही है, मैंने कहा ये सबके कान कटे हुए हैं, क्या चक्कर है? उसे ये पता था कि जज साहब बैठे हैं मेरे पीछे, मेरा ट्रिप था, वहां के डिस्ट्रिक्ट जज ने मेरा इंतजाम कर रखा था। तो कहता सर फिर कहना मत, वो बता देंगे कि क्या, कि सर जी ये सारी गाय ना इंश्योर्ड थी, सबके कान का, तो इंश्योरेंस वाले आके उसमें बिल्ला लगा जाते हैं, क्रूएलिटी बिल्ला लगा जाते हैं। तो वो कान काट के अरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनवा ली, उसके पैसे दे दिए, उसको दे करके बिल्ला और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जमा करा दी, गाय जिंदी है, दूध दे रही है, और उसका जो है मुआवजा मिल गया कि गाय मर गई जी। झुंड कटी हुई कानों की गाय का देखा मैंने। तो भैंस जब बरामद हो गई तो कैसे पहचानोगे, कैसे आईओ एस्टेब्लिश करेगा, बोलो तो सही कोई। सर एक तो उसका लैक्टेशन पीरियड देखेंगे, हैं? कि वो लैक्टेशन पीरियड कौन सा, लैक्टेशन पीरियड क्या होता है जी? कि उसका दूध कितना है, अभी वो आइडेंटिटी के लिए। सर वन ऑफ द आइडेंटिटीज। कमाल है, आपको 100 भैंस मैं क्या कह रहे हो, मालिक के घर पर चली जाएगी, छोड़ोगे तो किसमें, तो फिर गाइडेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन ये है क्या, कैसे चली जाएगी, और ये कहाँ लिखा हुआ है? तो देयर इज ए टर्म इन लॉ विच इज कॉल्ड खूंटा परेड। व्हाट इज खूंटा? A nail embedded in the earth, which is generally identified by the hoofs animals. घोड़े को भी अपना पता होता है, गधे को भी पता होता है, बकरियों को, भेड़ को, सबको अपना पता होता है, और वो क्या करते हैं, अपने खूंटे पे जाके खड़े हो जाते हैं शाम को। करेक्ट है? तो गांव के बाहर एक जनरल पूल होता था, पूल पे आजकल कब्जा करके मकान बना दिए गए हैं, तो एक कॉमन सी जगह पे होती है, वहां से चरवाहा उनको चराने के लिए दूध देने के बाद सुबह सब छोड़ देते हैं गांव वाले, वो सारे के सारे उस पूल पर इकट्ठे हो जाते हैं। पूल से वो जो शेफर्ड बॉय है वो उनको लेकर के आगे जंगल में चला जाता है। शाम को 4-5 बजे जाड़ों में सूरज छुपने लगता है, वो वापस सबको लाके वहीं छोड़ देता है, और वहां से वो जो जानवर है वो सब अपने अपने खूंटे पर चले जाते हैं। खूंटा परेड होती है, जैसे आदमी की क्या होती है, टीआईडी। खूंटा परेड होती है, 4 उसके पंच विटनेस होते हैं, वो पता चलता है वो अपने खूंटे के ऊपर चली गई। कहां लिखा हुआ? यू विल फाइंड इट इन पंजाब पुलिस रूल्स। कहां से निकला कानून? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जो यहां से बैठ के बोलेगा प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बताएगा। अदालतों में ऐसे भी पहचानी जाती हैं भैंसें। अब उसकी सुनो, तीसियारी का ये रियल वो है। 89 की बात है, मैं नया मैंने प्रोसिक्यूटर ज्वाइन किया था लॉयर से, आफ्टर 7 years ऑफ प्रैक्टिस। तो एक हमारे हरियाणा के ताऊ जी थे, उनकी भैंस हो गई, तुर्रेदार साफा बांधे, भैंस बरामद कर ली पुलिस ने और चोर को पकड़ लाए। अब वो जो है गवाही चल रही थी, तो ताऊ जी गवाही देने आए थे अपनी भैंसों के बारे में। तो यही सवाल डिफेंस काउंसिल ने कर लिया कि बाबा ये बताओ, ये भैंस जो बरामद करी है ना पुलिस ने, हैं, ये थारी भैंस है, इन्हें कैसे पहचानो, कि निशानी बना रखी तुमने अपनी? तो ताऊ जी का खरा जवाब, बोला रहे थारी तीसियारी कचहरी में 10,000 वकील हैं और सारे के सारे काला कोट पहने रहे, तो मैं अपने वकील को भी तो पहचान लूं। केस के अंदर लिखी हुई हैं
इसलिए ये बात मैं इसलिए बोलता चलता हूँ कि ये रेफरेंसेस हैं जो आपको पता चलने चाहिए। ये बातें सीआरपीसी में नहीं लिखी, ये बातें और किसी प्रोसीजर में नहीं लिखी हुई हैं। तो जो लोकल, चूँकि हमारी 3 जो लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें चूँकि लॉ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए ये स्टेट्स ने अलग अलग वो कर रखा था। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एक आम भारतीय सिनेमा का एक सीन देखें कि जो हीरो है वो इंस्पेक्टर रैंक या एसीपी रैंक बना थाने में बैठा होता है। तो जो उसने पकड़ करके लाया होता है ना वो उसको विलेन को, और बंद कर देता है, तो विलेन का बाप जो है अपने वकील को, वकील मरा सा दिखाते हैं फिल्मों में जैसे आपने देखा होगा, वो विलेन का बाप जो है वो बड़ा भारी राजनेता है, वो सब है, वो एक आता है और जो है वो बेल के कागज वकील से लेकर के और उसके मुंह पे दे के मारता है उस हीरो एसीबी के कि ले बेल ऑर्डर, और अब मैं देखूंगा तेरे को कैसे हिम्मत हुई तुम मेरे बेटे को हाथ लगाने की। देखा होगा ना सीन, या नहीं देखा? जनरल सीन है। अब हम दिल्ली के वकील, हमारे गले तले ही ना उतरे कि कौन सी वो अदालत है जिसने बेल ऑर्डर इसके हाथ में दे दिया कि जाके थाने में दे दिया। हमारे यहाँ तो तिहाड़ जाता है ऑर्डर, या रोहिणी कोर्ट जाता है, या मंडोली जेल जाता है। 3 जेल है हमारे यहाँ। वकील के हाथ में कब मिला है शर्मा जी तक ऑर्डर, बेल ऑर्डर? सर वैसे भी अगर पुलिस कस्टडी में है, बेल लाई नहीं करती उसकी, ठीक है, पीसी में तो। अब एक और सवाल उठा दिया इन्होंने, पुलिस कस्टडी में बेल लाई नहीं करती। ये सवाल भी हमारे गले में उतरे। मैं कहीं इन्हें ये साले बिना पढ़े लिखे हैं क्या? बिल्कुल कॉमन सेंस भी नहीं है इन फिल्म वालों में। क्या सीन दिखा रहे हैं? वंस राउंड अबाउट 87 और 88 मेरे को एक केस में मुंबई जाने का मौका मिला। ध्यान रखना दिल्ली वालों, जब तक मुंबई का वकील एंगेज नहीं कर लोगे तुम पेश नहीं हो सकते वहां की अदालत में। तुमने ऐसा कोई बार लगाया हुआ है दिल्ली का? नहीं साहब, वसुधैव कुटुंबकम। आओ हमारी छाती पे मुंह धरो और चले जाओ प्रदेश में लौट। सर पानी ले लो, गर्म पानी। ओह थैंक यू। तो वहां हमने बेल करवाई, वो तो उस पेशकार ने मोहर मार के बेल ऑर्डर हाथ में दे दिया। जो वकील मैंने वहां लोकल वकील वहां के एंगेज करी हुए थे, आई वाज स्टन्ड। गले तले बात ही ना उतरे। मैं क्रिमिनल लॉ की अच्छी पकड़ रखता था, उस्तादों से सीखा था मैंने। तब मैंने उससे टूटी फूटी, वो अंग्रेजी ना जाने। अब मैंने टूटा फूटा उससे पूछा, मैंने कहा यार ये तेरे हाथ में कैसे दे दिया, ये जेल को क्यों नहीं भेजा ऑर्डर जो है? वो कहता है आपका जो मुलजिम है वो तो वहां है, थाने में है। तो मेरे सामने सवाल आ गया, जब थाने में है तो उसकी बेल कैसे हो गई? समझ में ही ना आए। पता चला महाराष्ट्र में लोकल अमेंडमेंट है। क्या है कि वहां चार्जशीट आने तक जो जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी वो भी थाने में दी जाएगी, और उसको वहां घर का खाना, घर का पहनना अलाउड होगा। और जब चार्जशीट आ जाएगी तब उसको अर्थर रोड जेल, सेंट्रल जेल और स्टेट जेल में उसको ट्रांसफर किया जाएगा। इसलिए वो विलेन का बाप आकर के हीरो के मुंह पे वो बेल पेपर मारता है फिल्म के अंदर। तब मेरे वो बात करे थे, अदरवाइज उतरे। ठीक है, तो एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एफआईआर कैसी है? कोरोबोरेटिव है, सब्सटैंटिव नहीं है, और इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर कंट्राडिक्टिंग इट। ठीक, अभी बताया गया कि 161 के बयान पे साइन नहीं होंगे, और अगर किसी बयान पे पुलिस ने साइन करा लिए तो 162 सीआरपीसी से हिट हो जाएगा। यार एफआईआर पे रोज साइन कराती है पुलिस, व्हाई इट इज नॉट हिट बाई 162? क्योंकि भाई 154 में ये लिखा हुआ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सब इंफॉर्मेशन जो देगा, फर्स्ट इंफॉर्मेंट होगा, वो उस इंफॉर्मेशन पे दस्तखत करेगा, ये ऐसा 154 में लिखा हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट हिट बाय 162, राइट? पानी लेते रहो सर, खांसी ठीक है, या मफलर को गले में रैप कर लो थोड़ा सा। नहीं नहीं इतना भी कोई बात नहीं सर। अब इसकी वैसे इंपॉर्टेंस बहुत होती है। एक तरफ तो कहा गया एफआईआर इज नॉट सपोज टू बी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द होल ऑफेंस। कभी कभी मैंने देखा है
कि एडवोकेट जो हैं वो थोड़ी स्ट्रेचिंग आर्गूमेंट करते हैं, अजी ये तो है ही नहीं इसके अंदर, ये तो है ही नहीं। तो उसका आंसर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इट इज नॉट सपोज टू बी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द होल ऑफेंस, it just moves the criminal law into motion, right? Later on the things can come on the record during investigation, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, देखें रिटन स्टेटमेंट बेसिस ऑफ FIR, एक आदमी ने राइटिंग में ले गया था अपनी FIR को, वो राइटिंग में उस पर FIR लिख गए, ये राइटिंग में ले गया था, इसका क्या मतलब है? रिटन कंप्लेंट। लेकिन रिटन कंप्लेंट और एक ओरल कंप्लेंट, एक मैं थाने में जाके बयान लिखा हूँ और एक रिटन में ले जाऊँ, कुछ फर्क नजर आता है इनमें? सर क्या? सर माइंड में पहले ही प्रिपरेशन, पहले से प्री मेडिएशन का चांस रहता है कि आपने जो दिया होगा सोच समझ के दिया होगा। एम आई राइट? Certain alleged eyewitnesses not named in it. अब चार्जशीट में कुछ आई विटनेसेस के नाम आ रहे हैं जो FIR में नहीं थे। जिसने FIR राइटिंग में दी वो अन्य आई विटनेसेस के नाम FIR में नहीं देता है। Presence of those eyewitnesses rightly disbelieved. The trial court disbelieved those eyewitnesses as their names were not given in the written complaint. ओरल में डिफरेंस हो सकता था, एक स्लिप कर गई दिमाग से मेरी बात बोलते बोलते, लेकिन जब राइटिंग में मैं ले गया हूं तो मुझे अच्छी तरह पता था रामलाल भी था, श्यामलाल भी था, देवेंद्र भी था, फलाना भी था, और आप नाम नहीं दे रहे हो उस रिटन कंप्लेंट के अंदर। लेटर ऑन इट कैन बी डिसबिलीव्ड, राइट? इट इज भीमप्पा जिनप्पा नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, बहुत अच्छी तरह बोलता है, AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है? अब मैं कैटेगरी लिए चल रहा हूँ धीरे धीरे, इसको खत्म करके सब्सटेंट क्लियर हो जाएगा, फिर उस पर चलेंगे, जंप करेंगे। इंक्वेस्ट रिपोर्ट असल में हो ये रहा है आपके थोड़ा सा ड्यूरिंग योर टेम्परेरी एब्सेंस, ये हुआ था कि एविडेंस एक्ट को जब तक कि समग्र एक्ट सामने ना हो वो पढ़ा ही नहीं जा सकता, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहाँ है। अब इंक्वेस्ट रिपोर्ट आ गया, फिर ब्लैंक है, व्हाट इज इंक्वेस्ट रिपोर्ट, फिर ब्लैंक है सब, और रोज होती है इंक्वेस्ट रिपोर्ट। एक चलो बोल देता हूँ 174 CRPC में भी लिखी है, 175 CRPC में भी लिखी है, 176 CRPC में भी लिखी है, पर कोई कष्ट करे तो बात है। ये मेरा अंगूठा और इसके बीच में आकर के टच करके देख कर ये यहाँ गांठ पड़ी हुई है, और ये दोनों मैं अगर मिलाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे आज भी दर्द होता है। क्यों? कि IPC CRPC और एविडेंस एक्ट का गुटका आता था और एक CPC का, उस्ताद यों करके लेने के लिए चल के करते थे, और वो कहते थे लुक हियर, ही इज एन एडवोकेट, ही इज ए वॉरियर, ही इज ए सोल्जर विदाउट ए स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड है आपकी, और कोर्ट आप युद्ध का मैदान है, आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं बिना उसके। या जूनियर्स तो बिल्कुल नहीं लेके जाते कि वहां अगर कोई बात चल रही है तो कड़ाक उसका रेलेवेंट प्रोविजन खोल के देख, वहां हमारे को ये लेते थे। ये आज भी मेरे हाथ चौड़े हैं, गुटका लेके चलते थे हम कोर्ट में। वो कहता होगा 50 साल पुराना वकील, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, CRPC IPC CPC एविडेंस एक्ट की साथ लेके चलो, उसके बिना घुसोगे नहीं, चाहे एडजॉर्नमेंट लेने जा रहे हो। बात उठ गई एडजॉर्नमेंट पे, वो अड़ गया जज कि मैं तो इस पे मुलजिम पे वो डालूंगा, कॉस्ट डालूंगा। कौन सा प्रोविजन है कॉस्ट डालने का? मजिस्ट्रेट क्रिमिनल में कौन सा प्रोविजन में डाल सकता है कॉस्ट? आप कभी एडजॉर्नमेंट प्रोविजन पढ़ा हो तो पता चले कि कौन से प्रोविजन में कॉस्ट डाल सकता है। इसलिए ये दिक्कत आ रही है मुझे जल्दी से आगे बढ़ने के अंदर। क्यों? कि फिर वही होगा कि हवाई जहाज लैंड ही नहीं करेगा और मैं कई एयरपोर्टों के ऊपर से गुजर जाऊंगा। मेरा पढ़ाना एयरपोर्ट के ऊपर से गुजर जाने बराबर होगा। आज आपको लिखते चलो कि मुझे नहीं पता है कि एडजॉर्नमेंट जो कॉस्ट पड़ेगी वो क्रिमिनल लॉ में किस प्रोविजन में पड़ती है। लिखते चलिए इनको, ढूंढिए अपने आप बैठ करके। ये नहीं है कि यहाँ पर एक जज साहब आ गए, उन्होंने 2-3 घंटे खराब कर दिए और आप घर जाके मस्ती में सो गए। आज की होगी ट्रेनिंग। अगर 3 घंटे हैं तो घर पे 3 घंटे होने चाहिए कम से कम। इतनी बातें आप सुन के जा रहे हो, इशारे से भी लिखोगे तो कागज के कागज बढ़ जाएंगे कि आज क्या क्या डिस्कस हुआ।
इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है टू नो द प्राइमा फेसी कॉज ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन व्हेन द पुलिस रीचेस एट द स्पॉट, उसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। कॉज ऑफ डेथ को, प्राइमा फेसी कॉज ऑफ डेथ को जानने का। और 176 में इसलिए कि अगर एक महिला 7 साल से पहले मर जाती है, शादीशुदा महिला, तो उसकी एसडीएम करता है 176 की इंक्वेस्ट, और 174 की कोई पुलिस वाला भी कर सकता है, एसडीएम भी कर सकता है। इनको पढ़िए इन सेक्शंस को। और फिर कहते हैं उस वकील को फीस क्यों ज्यादा मिलती है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट के फैक्ट्स के ऊपर अगर आप इंक्वेस्ट रिपोर्ट का फर्मा पढ़ें, कल जाना कोई चार्जशीट पड़ी हो आपके चैम्बर में या किसी और के चैम्बर में, या किसी क्रिमिनल कोर्ट में चले जाना, जनरल आईपीसी की कोर्ट होनी चाहिए, और उसके एहलमत को पैसा देना 20 रुपया 50 रुपया जो भी है, कि भाई मुझे एक चार्जशीट पड़ी हो, तो पढ़ के तो आओ कि वो इंक्वेस्ट फॉर्म होता क्या है, क्या क्या कॉलम है उसके अंदर। मर्डर केस बरी हो गया, मर्डर केस खत्म हो गया इंक्वेस्ट पेपर्स के कारण। उसमें सबसे पहले 2 कॉलम है उन संबंधित महानुभावों के नाम जिन्होंने घटना को होते हुए देखा। मैंडेटरी कॉलम्स हैं जो आईओ भरता है, और जनरली लिख देते हैं कोई बुलाकी नहीं हुआ, नोबडी मेट मी हु हैज सीन द इंसिडेंट। उधर एफआईआर कह रही है कि 6 आदमी तो मौके पे मौजूद थे, उन्होंने देखा कि पुलिस आई थी, एसीपी साहब भी आए थे, डीसीपी साहब भी आए थे, हमारा बयान भी लिखा था। और उसी समय 174 की लाश से पहले, मरने से पहले तो नहीं बना लोगे ना। अरे कॉज ऑफ डेथ कब जानोगे? जब डेथ हो जाए। और डेथ की बॉडी आपके सामने पड़ी है, पुलिस मौके पे आ गई, 174 के थ्रू कार्रवाई कर रहा है, और वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट के साथ आईओ भेजता है, एसएचओ भेजता है। वो डॉक्टर को, सिविल सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसको लिखेगा कि काइंडली कंडक्ट द पोस्टमार्टम on the dead body identified by so and so and brief facts लिखेगा कि ये brief facts इस हालत में ये पता चले हैं कि ये कत्ल कैसे हुआ, और फिर अपनी राय लिखेगा कि मुझे देखने पर ये लगता है कि इसमें एक गोली का निशान है, एक तरफ से एंट्री पॉइंट है बुलेट का, दूसरी तरफ से एग्जिट पॉइंट है, और गोली जो है विस्फोटक थी क्योंकि एग्जिट पॉइंट की तरफ से बॉडी को फाड़ती हुई चली गई, और एंट्री पॉइंट जो है वो गोली जाने के बाद लगभग बंद हो चुका है। इस तरह की बातें लिखता है वो आईओ। यहां से मर्डर केस बरी हो जाते हैं। क्यों? जो कुछ हो रहा है फर्स्ट स्टैंड हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है, तेरे पास सोचने का टाइम नहीं है। कर मैनिपुलेट कितना करेगा आईओ। और हमारे यहां मैं नहीं था जी, क्योंकि गवाह हॉस्टाइल है, इस पर प्रैक्टिस चल रही है पूरी दिल्ली की। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट पढ़ेगा कौन, और कौन बताएगा जूनियर काउंसिल को कि तू इंक्वेस्ट रिपोर्ट पढ़ भैया, उसमें से कुछ पॉइंट निकाल, अगर निकल सके। गवाह पहले ही सेट है, हॉस्टाइल हो गया, बरी हो गया। मैंने अच्छे बड़े बड़े विद ड्यू रिस्पेक्ट वकीलों को कहते सुना है कि बोला कि वकील साहब मैं बरी हो के, बस तू ऐसा कर, तू गवाहों को संभाल ले, साले जज को मैं संभाल लूंगा। जज क्या संभलेगा जब गवाही कुछ नहीं बोलेगा, तो जज तो संभला ही हुआ। ये वर्डिंग बोलते हुए सुना है मैंने चैम्बर्स में कि तू जो तेरे खिलाफ ये बोल रहे हो, तो उसने गवाही दी है, तू इन गवाहों को संभाल ले और मैं बस जज को संभाल लेता हूँ। उसके लिए बेचारा जज को संभाला जाना, अरे लाखों रुपए फीस भी दे गया, और उन गवाहों के पीछे भी उनको पता था ढूंढना। 98% प्रैक्टिस ये चल रही है, 2% लोग हैं जो मेरिट्स के ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। और इसीलिए आप सबके चेहरे, मेरी जो मैं शब्द बोलता हूं, इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या है या ये आईओ बैग क्या है, ये जब मैं बोलता हूं आपके चेहरे ब्लैंक नजर आते हैं मुझको। मैं रीजन भी जानता हूं, मैं कोई यहां अपनी बुद्धिमत्ता नहीं जानने आया हूं, मैं जानता हूं रीजन कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, और बता भी रहा हूं रियलिटी। इतना बड़ा प्रैक्टिकल रियल बोलने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो जूनियर्स हैं उनके ये सीनियर्स के खिलाफ बात बोल रहा हूं मैं, कि पता चला कि धंधा कैसे चल रहा है। और आपको ये आगाह कर रहा हूं कि अगर तुम्हें अपनी इज्जतदारी से रोटी कमानी है, वहां भी आएंगे, जितनी बढ़िया लॉ की नॉलेज कर लोगे वहां भी हॉस्टाइल विटनेस वाले आएंगे, वहां भी लाखों रुपए लग जाएंगे, क्योंकि नाम तो बिके एक बारी, पता तो चले 4 नायब कोर्टों को कि आप मैरिज पर मुकदमा लड़ाना जानते हैं। जब लड़ाएंगे नहीं तो फिर क्या किया जा सकता।
ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है, राइट? इट इज ड्रॉन फॉर नोइंग द प्राइमा फेसी कॉज ऑफ डेथ एंड इट इज अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ द पोस्टमार्टम ऑन द डेड बॉडी टू द सिविल सर्जन, करेक्ट? और along with the weapon etc any which has been recovered and sealed, वो फिर बाद में पोस्टमार्टम के डॉक्टर के पास ओपिनियन के लिए भेजा जाता है कि whether these injuries caused on the body of the deceased can be caused by this weapon or not. ये जब इसका एक्सपर्ट की राय जब हम सेक्शन 45 पढ़ेंगे तो उसमें ये समझाऊंगा डिटेल में कि उसका कितना मतलब होता है। इस अकेले पॉइंट के ऊपर केस बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट। क्यों? उसने वो वेपन ऑफ ऑफेंस दिखाया ही नहीं डॉक्टर साहब को। अरे तब ना दिखाता जिस दिन डॉक्टर यहाँ अदालत में आ रहा है, उससे ओपिनियन ही तो है विच कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम। अरे वहां कहता रिक्वेस्ट कर देता अदालत से कि साहब मेरे मालखाने में वेपन ऑफ ऑफेंस का मंगवा लो। हालांकि डिफेंस काउंसिल ह्यू एंड क्राई करता है इस बात को कि जी आफ्टर थॉट है फलाना का, लेकिन बात तो बन जाती, करते ही नहीं इस काम को। Inquest report is not a substantive piece of evidence. It may be used to contradict the witness of the accused. Correct? जैसे वो कह रहा हाँ जी मैं मौजूद था, मैंने कत्ल होते हुए देखा। आपने पूछ लिया कि भाई जब कत्ल के बाद पुलिस आई थी आपके सामने, क्या हाँ जी आई थी, तो आपका ये बयान कहाँ लिखा गया? उसने उसको सुलटा देते हैं, जबकि उसका बयान कभी लिखा ही नहीं गया होता। पुलिस ने लिखा होता बयान, उससे दस्तखत करा लाते हैं, ठीक है। वो कहता है जी मौके पे लिखा गया था। अच्छा तो मौके पे कोई ये लाश को कहीं भेजा भी गया था, वहां से मौके से उठाया भी गया था? जनरली कहे जी ध्यान नहीं करा मैंने। जनरली तो ये कहेंगे, कंट्राडिक्ट कर दीजिए कि ये गवाह जो क्लेम कर रहा है कि मैं आई विटनेस हूं, मैं मौके पे मौजूद था, पुलिस आ चुकी थी, डेड बॉडी को मेरे सामने भेज दिया गया था, उसका नाम इंक्वेस्ट रिपोर्ट में नहीं है। कंट्राडिक्ट दी विटनेस, ठीक? इससे आप केस को तोड़ सकते हैं। ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, केवल आप कंट्राडिक्शन के लिए यूज कर सकते हैं जब उनका कोई गवाह प्रोसिक्यूशन का आपके खिलाफ गवाही देने, आपके माने मुलजिम के खिलाफ गवाही देने आएगा। देखिए अब ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट आप कब बनाओगे? एफआईआर लिखने के पहले कि एफआईआर लिखने के बाद? पहले। कैसे छू सकते हो तुम पहले? सर मौके पे जाएंगे ना पहले तो। मौके पे गए, हाँ ठीक है। जाके रुका भेज दिया। cannot collect the evidence unless and until FIR is registered. अब एफआईआर रजिस्टर होगी सर। भाई रुका भेजना कोई जरूरी थोड़ी है। देखो ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट हमेशा बाद में ही हो सकती है, एफआईआर पहले हो ही नहीं सकती। कोई राइट ही नहीं है, वो मौके पे ऐसे पेज वाइज नहीं होती, उनकी केसदारी ऐसे फोल्डर वाइज चलती है। हमने दिल्ली में पंजाब का मॉडल अडॉप्ट किया, तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये सरकारी वकील साहब ने ये क्या बयान लिख रहा है, ये तो दरोगा गया, ये बयान फाड़ा और दूसरा बयान वहां अटैच कर दिया, क्योंकि सादे कागज पे बयान लिखते हैं हमारे। यूपी में यू कैन नॉट डू इट, क्योंकि फोल्डर चलता है, उसी में जिमनी लिखेगा, उसी में केस डायरी लिखेगा, और उसी में बयान लिखेगा, उसी में मीमो लिखेगा। और जैसे चार्जशीट कौन देता है जब मुलजिम जाता है अदालत में? चार्जशीट कौन देता है आप लोगों को? हु सप्लाइज द चार्जशीट टू यू? आईओ। नायब कोर्ट मींस आईओ। यूपी में जज देता है, मजिस्ट्रेट देता है चार्जशीट। वाई? क्योंकि जो कुछ ओरिजिनल सब कुछ सारा है वो जमा करा दिया उसने कोर्ट में। तो फिर कॉपिंग एजेंसी जो है 161 के बयानों की, सारे मीमोस की और सारी चीजें जो कि मुलजिम को दी जानी चाहिए, उनकी एक पहले पुराने जमानों में हाथ से कॉपी प्रिपेयर करते थे, और वो फिर आपको जो कॉपिंग एजेंसी है वो आपको सप्लाई करती है चार्जशीट। दिमाग की नसें खोलिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली जो चल रही है उसी में से वर्स्ट मोस्ट सिस्टम का कहीं का है तो दिल्ली का, रातों रात मीमो का मीमो बदल देते हैं, गवाहों के साइन बदल देते हैं। उत्तर प्रदेश में ये नहीं करते। एक और बात ध्यान रखना, दिल्ली के अंदर फैशन है पुलिस रिमांड देना मुलजिम का, फैशन से देते हैं। सत्येंद्र जैन के केस में वो जज साहिबा बदनाम हुई, जब तो उसको दे दिया 20 दिन का पुलिस रिमांड पीएमएलए में, और जब बाद में उनके मुंह खून लग गया और पता चला ये बेल देने वाली है, उन्होंने दरखास्त ट्रांसफर की दे दी कि हमारा केस ट्रांसफर कर दिया जाए। बदनाम हो गई आप
कि आप जो है करप्ट थी, आप उसको बेल देने जा रही थी, इसलिए उन्होंने आपके यहाँ से बेल ट्रांसफर करवा दी, केस ट्रांसफर करवा दिया। दिल्ली में ये फैशन है पुलिस रिमांड देना, उत्तर प्रदेश में अपवाद नियम है, एक्सेप्शन रूल है पुलिस रिमांड देना। इसलिए वो 3 दिन में, यानी वही 48 घंटे में ठोक बजा के चार्जशीट पूरी कर लेते हो। पहले वो क्या करते हैं, मुलजिम भी बिठा लेंगे, सारी रिकवरीज भी अपने पास धर लेंगे, सारी चीजें अपने पास रख लेंगे, जब FIR लिखनी शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे जहां जहां होता है, जैसे वो सुई में से धागे से फूल नहीं पिरोए जाते या मन के पिरोए जाते माला में, ऐसे माला पिरोते रहते बैठ के, वो फूल यहीं पड़े होते हैं सारे, मुलजिम का फूल ये पड़ा, रिकवरी का फूल ये पड़ा, सारे वहीं पिरोते रहते और लिखते रहते। 3 दिन 48 घंटे में चार्जशीट कायम, लो जी 302 की चार्जशीट अदालत के सामने। वहां 167 2 CRPC की में डिफॉल्ट बेल नहीं मिलती है मुलजिम को कि 90 दिन हो गए जी, 60 दिन हो गए जी। हमारे यहाँ दिल्ली में अधिकांश केसों में आपको लग जाएगा 60 दिन 90 दिन गुजार देते। ये सारी चीजें एविडेंस से रिलेटेड हैं, एविडेंशियल वैल्यू से रिलेटेड हैं, इनको समझिए। और इससे मुझे पता चल रहा है अभी विद ड्यू रिस्पेक्ट के जो हमारे सीखते हैं और जो एस्पिरेंट्स हैं एग्जाम के, उनकी CRPC कितनी कमजोर है। अरे 2 साल के वकील के तो ये 1 साल भी 2 साल भी जिसको उसके ऑन टेप्स हो जाना चाहिए। भूल जाओ फैकल्टी में क्या पढ़ा था LLB को लेते हुए, ऑन टेप्स हो जाने चाहिए, रख जाना चाहिए एटलीस्ट टाइटल कि मैं कहूं इनक्वेस्ट रिपोर्ट कहां लिखी है कि 174 जी, 176 ना भी याद हो एक बात। इससे आपका पता चल रहा है कि आपकी CRPC कितनी कमजोर है। और अभी तो IPC शुरू करूंगा तो वहां भी नहीं होंगे, ये समझ के चलिए इन बातों को। ओमिशन टू मेंशन द क्राइम नंबर, नेम ऑफ द एक्यूज्ड, पैनल प्रोविजन। जब FIR लिखी गई थी, मौके पे चश्मदीद गवाह था, उसने मुलजिम का नाम डिस्क्लोज कर दिया अपने बयान में, FIR में मुलजिम का नाम लिखा हुआ है। ये सब बातें 174 की रिपोर्ट के टाइटल में नहीं आ रही हैं। दैट इंक्वेस्ट रिपोर्ट इन FIR नंबर सो एंड सो अंडर सेक्शन सो एंड सो स्टेट वर्सेस सो एंड सो, ये ऊपर ही ऊपर लिखा होना चाहिए था। वहां क्या लिख देते हैं ये जानबूझ के, नॉट नोन टिल दैट, नॉट नोन टिल दिस टाइम, वहां ये लिख देते हैं। यहां भाइयों को कंट्राडिक्ट कर सकते हैं कि देख भाई तुझे सब बातें मालूम थी। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ओमिशन टू मेंशन द क्राइम नंबर, नेम ऑफ एक्यूज्ड, पैनल प्रोविजंस, ठीक है। इससे क्या होता है, हालांकि ये फैटल नहीं है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं डाउट हो जाता है कि या तो FIR को एंटी टाइम किया गया है या FIR को बाद में दर्ज किया गया। आपने 174 की कार्रवाई पहले कर ली थी, बाद में आपने FIR लिखी और उसको एंटी टाइम करके दिखा दिया। FIR में जो टाइम डाला वो का कौन सा डाला, आपका टाइम ना डाल करके 2 घंटे पहले का या 1 दिन पहले का आपने टाइम डाला। खूब करते हैं लोग एंटी टाइम डालो, और इन जरा सी बातों से मोस्ट हीनियस केस दैट इज 302 IPC टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हीनियस द ऑफेंस, स्ट्रिक्टर द प्रूफ। रूल क्या, हीनियस द ऑफेंस, मोर हीनियस द ऑफेंस, स्ट्रिक्टर द एविडेंस रिक्वायर्ड, स्ट्रिक्टर द इंटरप्रिटेशन। क्या टाइम हुआ बने, 6:45 हो गया। बस तो उसको खत्म करते हैं। आखिरी एक बात छोड़ जाता हूं, इसी को कवर करना पड़ेगा। काफ़ी एस्पेक्ट हैं जो बड़े बड़े, वन से फाल्सिटी, ऑलवेज फाल्सिटी, ये सब डॉक्ट्रिन्स हैं जो वो पूछ लेते हैं। फाल्सस उनोवस, फाल्सस इनहेबिटस, ये डॉक्ट्रिन्स पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ये सब इसमें चलेंगे। अब जब सेक्शंस पे आएंगे अलग, लेकिन अभी हम एविडेंस पे पढ़ रहे थे ना, एविडेंस की हम प्रकार देख रहे थे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एविडेंस आर देयर, व्हाट आर द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ दिस थिंग। तो अभी तक हमने एविडेंशियल वैल्यू इंक्वेस्ट रिपोर्ट की पढ़ी, FIR की पढ़ी कि क्या उनके बारे में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या क्या उसके बारे में लॉ है। अब मुझे बताइए, कन्फेशन ऑफ ए को एक्यूज वेदर एविडेंस, दो मुलजिम है, एक ने कन्फेशन कर दिया, तो क्या वो एविडेंस है कि नहीं, इसको हम एविडेंस में भी डिस्कस करेंगे और कहीं और सेक्शन है एविडेंस एक्ट में, वहां भी डिस्कस करेंगे, वहां अलग तरीके से, यहाँ अलग तरीके से। 114 बी हैं 114 बी आई थिंक। हाँ ये काफी है, 30 भी है जी, सेक्शन 30 भी है सर। क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? इट इज नो एविडेंस इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द टर्म एज इट इज नॉट ऑन ओथ नॉर इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज एंड कैन नॉट बी टेस्टेड बाय द क्रॉस एग्जामिनेशन। कल बात चली थी ना, अब याद रखी हो बातें, बल्ब की तरह जले हो। कल क्रॉस एग्जामिनेशन डिस्कस किया था कि एफिडेविट क्यों एविडेंस नहीं है, क्योंकि एफिडेविट में जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया है किसी ने, उसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। सिंपल कन्फेशन ऑफ को एक्यूज, क्या पुलिस ओथ दिला सकती है कन्फेशन लिखते वक्त? मजिस्ट्रियल पावर है पुलिस के पास, कौन ओथ दिला सकता है? और कौन सा लॉ है जिसमें ओथ दिलाई जाती है? है कोई ओथ का प्रोविजन? इसे हमें पता चलता है कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन पे बहस करने खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ हमारे अच्छे लॉयर जो, और ये पता नहीं होता कि जो है ओथ कौन से प्रोविजन में। इंडियन ओथ एक्ट 1920 पढ़ लें, ठीक है, 2 पन्ने का एक्ट है कुल, जरा सा। अब तो गूगल है तुम्हारे पास यार, कड़ा करो निकाल लो, 2 पन्ने का एक्ट है कुल, वो बताता है कि ओथ की क्या डेफिनेशन, क्या मतलब लैंग्वेज होगी और किसको दिलाई जाएगी किसको नहीं दिलाई जाएगी। एफिडेविट्स को कहाँ डील किया गया? हाँ ऑर्डर 19 है, 20 होना चाहिए, 19 है, हाँ, देख लेना 19 है सीपीसी का, हाँ ठीक है, कंफर्म है ना। हाँ ऑर्डर 19 सीपीसी में एफिडेविट डील किया गया, लेकिन ये वही वाला एफिडेविट है जो सिविल के लिए यूज होता है। क्रिमिनल के लिए एफिडेविट की क्या वैल्यू होगी ये एविडेंस एक्ट ने बता दिया, इट इज नो एविडेंस, सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड है, ये ना तो ऑन ओथ होता है, ना ही एक्यूज के प्रेजेंस में होता है, जो दूसरा एक्यूज है जिसके खिलाफ को एक्यूज का बयान यूज कर रहे हो आप, उसकी प्रेजेंस में होता है, और तीसरा कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, तो इट इज नो एविडेंस। इट इज मच वीकर टाइप ऑफ एविडेंस, आगे कहते हैं इट इज मच वीकर टाइप ऑफ एविडेंस देन द एविडेंस ऑफ एन अप्रूवर। हैं? अब अप्रूवर में और को एक्यूज्ड में क्या फर्क है, इसको जब बताएंगे जब अप्रूवर पढ़ाएंगे एविडेंस एक्ट में, ठीक है। क्या होता है अप्रूवर, बोलो? सुल्तानी गवाह है, सरकारी गवाही, ठीक है, सरकारी गवाह मोटी बात है। सुल्तानी गवाह। बताओ बोलो, क्या कहना चाह रहे थे? यू वर मर्मरिंग समथिंग इन योर माउथ, हैं? सर किसी को पकड़ने और कहें कि उसकी सजा कम करा देंगे, आप मान जाओ सजा कम करा देंगे आपकी, आप इसके खिलाफ गवाही दे दो। सीक्रेसी में जो ऑफेंस है। आप एडवोकेट है ना, हैं? बहुत सही एडवोकेट हैं ये, मतलब की बात को इन्होंने बिल्कुल नाक की सीध में पकड़ रखा है। भाई तुम्हारी सजा कम करवा देंगे, हमारी तरफ से गवाह बन जाओ, यही तो कह रहे हो ना। लिखा कहाँ है? देखा, जिस बात से पैसे बन जाए, फीस बन जाए, वकील को उतनी ध्यान रखनी चाहिए, समझ गए? तो 306 और 307 सीआरपीसी में अप्रूवर की वो दी गई है कि कब टेंडर ऑफ पार्डन उसको होगा। कितना अभी सीआरपीसी पढ़ना है आपको? जब सीआरपीसी कम से कम प्रोसीजरल एस्पेक्ट मजबूत हो तो एविडेंस चले। आईपीसी तो चलो एक एक सेक्शन संग संग लेते रहेंगे, कोई बात नहीं है, क्वा एविडेंस के। डेफिनेशनल आईपीसी को पढ़ लेना अलग है, क्वा एविडेंस के आईपीसी को पढ़ना बिल्कुल अलग है। जब सेक्शन 10 पढ़ाऊंगा एविडेंस एक्ट का तो पता चल जाएगा डिफरेंस, कि आईपीसी को भी पढ़ने के 2 ढंग हैं, ठीक है कि नहीं? इट्स ए मच वीकर टाइप ऑफ एविडेंस देन द एविडेंस ऑफ एन अप्रूवर, ठीक है। अप्रूवर का तो फिर भी वो है, जब आपको पढ़ाया जाएगा क्या कि 306 में उसको ओथ दिलाई जाती है, वार्निंग दी जाती है। और टेस्ट क्या है वकील साहब? टेस्ट क्या है अप्रूवर का? जो सरकारी वकील किसको बनाते हैं, कब कब माना जाएगा कि वो
अप्रूवर, अप्रूवर माने जिसको अप्रूव, जिसको जीत लिया गया है, जिसको अपनी तरफ मिला लिया गया है, मार्च ऑन योर साइड। नहीं, खींच लेने में अंतर है भाई साहब, वो तो फोर्स हो जाएगा, रेप हो जाएगा ना, खींचना नहीं है सर। उसको इंड्यूसमेंट दिया गया है कि तुम्हारी सजा पार्डन, यू विल बी ग्रांटेड पार्डन। और कौन देता है ये इंड्यूसमेंट? मजिस्ट्रेट। और या अगर सेशन में केस चल रहा है तो सेशन जज, राइट, तो वो उसको देता है। और उसका मूल टेस्ट ये है, सो लॉन्ग एज ही इज इम्प्लीकेटिंग हिमसेल्फ, his evidence shall be recorded. The moment he tried to inculpate himself, exculpate himself, and implicate the other one, the proceeding shall be stopped, and the prosecutor will say, kindly withdraw his pardon. And thereafter he will be arraigned as an accused. And from that stage, retrial will start. अप्रूवल की उसी दिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता जिस दिन वो आ जाता है कोर्ट में। हाँ? कोर्ट में जिस दिन आकर वो कहता है मैं अप्रूवर बनने के लिए, कोर्ट उसको समझाएगा कि इसकी कॉन्सिक्वेंशियल थिंग क्या है, और उसको एक बार कहता है सोच कर आ, तभी जाकर वो फिर 1-2 दिन के बाद आएगा। वैसे आप बहुत कुछ कन्फेशन पे बोल रहे हो, अप्रूवर पे नहीं बोल रहे। कन्फेशन जब देने मुल्जिम आता है तो उसको समझाया जाता है, 2 चीजें समझाई जाती हैं कि देखो भाई तुम चुप रहना तुम्हारा कानूनी हक है, तुम बोलोगे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मुल्जिम का चुप रहना, बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नंबर 1 ये आर्टिकल 20 वाले कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन के? अब यहाँ आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और दूसरा, इट इज फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट 100%, क्योंकि हमने एडवर्सरी सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो कल हम ये जांचेंगे कि ये जो है ये कल माने नेक्स्ट उसमें कि कन्फेशन ऑफ को एक्यूज जो है उसको कैसे एविडेंस में लिया जाएगा, कैसे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, क्या कन्फेशन ऑफ को एक्यूज पर कन्विक्शन किया जा सकता है, सो एंड सो फोर्थ। इन क्वेश्चंस के ऊपर हम कल से चलेंगे और ये मैक्सिमम जितना आप ले लेंगे। इसके बाद के जो सेक्शंस हैं वो इशू ओरिएंटेड है, ये थियोरी ओरिएंटेड है। थियोरी माने इसमें पूरे एविडेंस को एक्सप्लेन किया गया है। एविडेंस के कितने रूप हो सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एविडेंस, द वर्ड एविडेंस, इन हाउ मेनी सेंसेज यू कैन यूज द वर्ड एविडेंस, वो सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि मेरे लेक्चर में इस डेफिनेशनल क्लॉज में ही कवर हो जाए, सो दैट कल से जब आप मैं रेफरेंस दे रहा हूँ तो आप कड़ाक से उस बात को वो करेंगे। इसलिए जो कुछ कल की क्लास में कहा गया और जो कुछ आज की क्लास में कहा गया, ईश्वर के लिए उसे कैजुअली न लें अगर कुछ बनना है जिंदगी में। और बहुत वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैंने कह दिया था कि अगर मैं आपको जज नहीं बना पाया तो कम से कम एविडेंस का इतना मास्टर खिलाड़ी बना दूंगा कि एज काउंसिल लोग तुमसे सलाह लेने आएंगे कि इसमें कैसे क्रॉस किया जाए या कैसे किया जाए, इसको भी आगे पढ़ेंगे। जो एविडेंस का मास्टर हो गया वो 3/4 लॉयर हो गया। अरे लिखे हुए कानून को तो लेमैन भी पढ़ लेगा। मैंने अपना सबसे पहला क्रॉस एग्जामिनेशन एक पेशेवर चाकूबाज से सीखा था। आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज जनवरी 1983। कोर्ट वाज ऑफ श्री नेपाल सिंह मजिस्ट्रेट, और उसमें वो क्रॉस कर रहा था, चक्कू की रिकवरी उस पर दिखाई गई थी, वो क्रॉस कर रहा था आईओ का, और अदालत से बार बार कहते जा रहा था आप धर्म के अवतार हो, आप ईश्वर के अवतार हो, जो मैं पूछ रहा हूँ जवाब दे रहा हूँ वही लिखना। यानी वो भरोसा नहीं करके चल रहा था जज के ऊपर, बेचारा बिना पढ़ा लिखा, हमारे वर्ल्ड सिटी का रहने वाला था। धज्जियां बखेर दी उसने। तो उसके जब 3 सवाल सुने, मैंने कड़ा के खाली कागज उससे मांगा अहमद से, मैंने कहा दे भाई दे, तेरे को बाद में तेरी सेवा पानी कर दूंगा, तू फिलहाल कागज दे। 3 सवाल तो वो लिखे, फिर मैं उनके सारे सवाल नोट करने लगा, और नेक्स्ट डे एक एक्साइज के केस में मुझे उनसे क्रॉस करने का बड़ा अच्छा मौका उसे मिला। लेकिन नहीं, हमने तो काला कोट पहन लिया, हम तो ये हो गए साहब, या हाई कोर्ट में गाउन पहन लिया, हमारा तूने तौहीन कर दी हमसे ये कह करके कि हम लॉ पढ़े, ये एटीट्यूड हो जाता, नोर ऑफ द लॉ बन जाते। कितना पढ़ना है यार। और अभी भी मैं शर्मा जी को बता रहा था आने से पहले कि आपके लिए मैं दफा 27 तैयार कर रहा था, मेरी खुद की एक बड़ी गलतफहमी दूर हुई पढ़ने के बाद।
और बड़ा अफसोस आया मुझे उस पूरी रात, मैंने उसी पॉइंट पे छोड़ दिया, मैं बताऊंगा उस पॉइंट को। मेरे खुद के अंदर गलतफहमी थी उसको समझने में, और वो केस था जिसने वो गलतफहमी दूर करी, वो ये नवजोत संधू, स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू का केस है। उन्होंने तो बोला ही कुछ और है। उन्होंने सब पीछे वाले जो जितने भी जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के, वो सब उन्होंने दरकिनार कर दिए। तो बड़ा अफसोस आया। ये जब अफसोस पैदा होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर, तब मवक्किल भी आ जाएगा और कानून भी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, एंड प्लीज डू नॉट टेक अदरवाइज, कभी कोई बात किसी को बुरी लगी हो।